So let's start lecture number 4, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे वी आर स्टडिंग द डायनेमिक्स ऑफ मोशन। डायनेमिक्स ऑफ मोशन में हमने देखा था, पहले हमने उससे पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, एंड देन उसके बाद वी इन द लास्ट लेक्चर वी आर स्टडिंग द डायनेमिक्स ऑफ मोशन के बॉडी इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ सम unbalanced resulting force, जिसकी वजह से it is getting some acceleration in x and y direction and we were calculating that। ठीक है, so that's what we are doing। उसके बाद पहले हमने on a single object देखा था, if you are applying some resultant force it is moving with some acceleration, that is what we were studying। फिर उसके बाद हमने देखा कनेक्टिंग बॉडीज़ में हमने दो तरीके की बॉडीज़ देखी थी। फर्स्ट वी हैव सीन विद द नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल से कनेक्ट हो रही हैं, फॉर इंस्टेंस इफ आई एम हैविंग दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, इफ आई अप्लाई ए फोर्स हेयर, तो बिकॉज ऑफ इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, सो दिस ब्लॉक विल ऑल्सो मूव। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट। देन वी हैव सीन द कनेक्टेड बॉडीज़ विद सम स्ट्रिंग्स ऑल्सो, कि if this block is there, if this string is been pushed, if a boy pushed this block with a string, so that with the push here on the string the block will get moved in this side, so so that we have seen connected bodies। We have seen the connected bodies on the pulleys also। ठीक है, on the pulley also we have seen the connected body, if it's going down it is going up। ठीक है, so we have seen the connected body with the pulleys, we have done some questions on that। और उसके बाद the last lecture we have seen the string with the mass। ठीक है, string with the mass के कुछ एक क्वेश्चन देखे थे हमने, कि अगर string में mass है, क्योंकि हमारे जितने भी पुली और string related चीज़ें थी, we have considered कि string is massless, frictionless and the inextensible। ठीक है, उसमें कोई खिंचाव नहीं है, लेंथ नहीं चेंज हो रही है स्ट्रिंग की। ठीक है, फिर हमने पुली को भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस माना था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और फिर लास्ट में हमने एक देखा था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर मास हो तो हाउ द टेंशन वेरीज। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर उसमें मास आ जाता है तो टेंशन वेरीज। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल केस देखा था, एक वर्टिकल केस देखा था। तो उसी के आगे हमारा एक्सटेंशन है कनेक्टेड बॉडीज़ के, हम कुछ एक क्वेश्चंस और देखेंगे विद द स्ट्रिंग, कनेक्टेड बॉडीज़ के। ठीक है, और फिर हम लोग एक नया टॉपिक आज देखेंगे, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो बिकॉज वी हैव सीन कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो देयर इज़ अ मैथमेटिकल ट्रैक टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉस इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ विद दिस स्यूडो फोर्स। हम लोग ये देखेंगे इसके बाद। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर नंबर 4। विल बिगिन इट विद सम पेंडिंग क्वेश्चंस दैट वी आर हैविंग। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, होमोजीनियस रॉड है ऑफ लेंथ L एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, इधर F1 एंड F2 लग रही है, होमोजीनियस रॉड है, डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। विद व्हाट फोर्स F विल द रॉड बी स्ट्रेच एट द क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड फ्रॉम द F1 अप्लाइड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक रॉड है, उसको F1 से इधर खींच रहे हैं हम और F2 से इधर खींच रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट गिवन विच वन इज़ ग्रेटर, सो वी हैव कंसीडर F1 इज ग्रेटर देन F2 एंड द acceleration will be in this side because the net imbalance force is in this side। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि किसी एक पॉइंट पे फ्रॉम द यहाँ से L पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इस पे टेंशन होगी, सो फोर्स इट इज़ जो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी, उस टेंशन की वैल्यू पूछी है हमसे, व्हाट इज़ दैट वैल्यू ऑफ दैट टेंशन। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। So यहाँ से F1 पूछिए, बट we are calculating from here this side, so both the way the logic is same, you can calculate from this side also, this side also, but we are calculating from this side। okay, कि इस साइड से यहाँ पे at a distance L we are calculating कि यहाँ पे कितनी टेंशन होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ब्रेक किया तो हमें पता है टेंशन इज ऑलवेज अवे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे ब्रेक किया टेंशन विल बी हेयर, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक किया टेंशन विल बी हेयर, एंड दिस इज F1 एंड वी हैव सीन F1 इज ग्रेटर देन F2, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। Now we'll apply the Newton's second law। Newton's second law apply करेंगे, sum of resultant forces is equal to m into a। so इसमें देखेंगे इस डायरेक्शन में F1 माइनस F2 is equal to, अगर मैं मास लेंथ ये ले लिया एंड मास ऑफ द रॉड, मास पर यूनिट लेंथ इफ आई एम टेकिंग m, सो टोटल मास हो गया m into l। ठीक है, m इज माई मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एम एस में मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास कितना हो गया मेरा रॉड का, m into l। ठीक है, m into l टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया ये मेरा। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे हो गया मेरा F1
ये F1 माइनस टी ये हो गया, दिस वन, दिस इज L, सो दिस विल बी L माइनस L इंटू MA, ठीक है। इधर देखते हैं दैट इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो T माइनस F2 इज इक्वल टू, ये वाली लेंथ कितनी है इसकी L, और मास पर यूनिट लेंथ MA, ML2L इंटू A, सो इक्वेशन नंबर 3 विल कम। Now we have to find out the tension, ठीक है। This T we have to find out. What we will do, we'll divide equation, this equation by this equation, ठीक है। We have divided, A से A हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ पे, एंड M से M कैंसिल हो गया। We'll be having this F minus F2 L by L, यहाँ पे एक अननोन है मेरा T बस, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में, एंड द रेस्ट थिंग्स आर नोन। L is known, L is capital L is known, small l is known. So from here we calculate the value of T as this, ठीक है। So at a distance L from here, from this F2, we have this much tension, ठीक है। So it is just the extension of the question that we were doing in the last lecture, के tension at every point, how it is varying because of the mass in the string. So that is just the extension of that question, ठीक है। Next question देखते हैं, ये question बहुत interesting question है ये, ठीक है। So it is like you have to visualize it, and you have to get it intuitively to get this question, because this question is really interesting. So let's jump into the question. क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 20 kg का मंकी है, ठीक है, ये पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है और ये 20 kg के बनानास यहाँ पे टंग रहे हैं, ठीक है। तो मंकी ने बनाना देखे, एंड मंकी वांट्स टू कैच द, मंकी वांट्स टू जंप ऑन द बनानास, वांट टू हैव द बनानास, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि as the monkey climbs, do the banana move up or down or remain rest? अगर ये यहाँ पे it is climbing up monkey, तो बनाना क्या करेंगे, it will be rest here, it will come down or it will go up, that we have to see. Then we have to see as the monkey climb, does the distance between the monkey and the banana decrease? So अभी इन दोनों के बीच में distance ये है, so as the monkey climbs up, यहाँ से ऊपर जाएगा, so will the बनाना और मंकी के बीच में डिस्टेंस कम होगा, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कम होगा, दिस डिस्टेंस विल बी रिड्यूसिंग, सेम और रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। थर्ड कह रहा है द मंकी रिलीजेस हिज होल्ड ऑन द रोप, सपोज मंकी यहाँ तक पहुँच गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन इज ही रिलीजेस फ्रॉम द रोप, he just give it a free hand on the rope and he just started falling down. If he started falling down, what will happen with the distance between the monkey and banana, ठीक है। अगर ये मंकी यहाँ तक पहुँच गए, इसने एकदम से रोप छोड़ दी एंड he started falling down, free falling, then what will happen to the banana? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बनाना और मंकी का, ठीक है। चौथे में कह रहा है कि बिफोर रीचिंग द ग्राउंड द मंकी ग्रैब्स द रोप टू स्टॉप इट्स फॉल, व्हाट टू द बनानास डू, ठीक है। यहाँ से इसने रोप छोड़ी, नीचे फ्री फॉल किया, फिर एकदम से लास्ट में जाके इट हैज़ कैच ए होल्ड ऑन द रोप, फिर उस पॉइंट पे व्हाट विल हैपन विद द बनाना, दीज 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू एनालाइज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मंकी यहाँ पे 20 kg है एंड द बनानास आर हैंगिंग हियर, सो इट इज़ एट ए रेस्टिंग पोजीशन, दोनों में इस इधर भी टेंशन ही है एंड दिस टेंशन इज इक्वल टू 20 G, ठीक है। दोनों साइड में टेंशन इज इक्वल टू 20 G। नाउ मंकी स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, तो मंकी स्टार्टिंग क्लाइंबिंग अप, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग द टेंशन दिस साइड, बिकॉज इट इज़ पुशिंग द रोप डाउन, टू climb up. So when it push the rope down, when it push the rope down to climb up, then the tension is going to increase, and when the tension is going to increase, यहाँ पे tension increase होगी, that means यहाँ पे जो 20 kg को होल्ड करने के लिए टेंशन मेरी ये थी, बट नाउ टेंशन इज इंक्रीज, दैट मीन्स नाउ माई टेंशन, न्यू टेंशन T डैश इज ग्रेटर देन 20 kg, सो इट विल मेक द बनाना मूव अप, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, जैसे ही मंकी ने यहाँ पे क्लाइंब करना शुरू किया, क्लाइंब करने के लिए क्या करना होगा, इट हैज़ टू पुश द रोप डाउन टू क्लाइंब अप, क्योंकि हमने देखा था मोशन में हमेशा वी हैव टू प्रोवाइड एन एक्शन एंड फ्रॉम द सरफेस वी गॉट अ रिएक्शन, तो व्हाट द मंकी विल डू, विल पुश द रोप डाउन एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ही विल गो अप, वाइल पुशिंग द रोप डाउन, तो क्या करेगा, टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज, टी डैश हो जाएगी दैट इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। यहाँ पे टी डैश हो जाएगी दैट इज ग्रेटर देन टी यहाँ पे, सो यहाँ पे टेंशन बढ़ गई, यहाँ पे जो 20 kg को होल्ड करने के लिए थी टेंशन थी मेरी टी, ठीक है। नाउ द टेंशन इज टी डैश विच इज ग्रेटर देन 20 kg, दैट मीन्स इधर साइड में नेट मोशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टी डैश इज ग्रेटर देन 20 G, ठीक है, टी डैश इज ग्रेटर देन 20 G, सो दैट मीन्स बनाना विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। अब टेंशन एनालिटिकली भी देखते हैं कैसे बढ़ जाएगी, सपोज यहाँ पे टेंशन इज टी एंड वेट इज 20 kg, सो it is moving with the acceleration here with respect to rope, so T minus mg is equal to ma, ठीक है। T, so ये मंकी का मेरा FBD है, so T minus FG,
टी माइनस एम जी और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन यहाँ से कितनी आ गई, एम जी प्लस ए, और पहले की टेंशन कितनी थी, टी इज इक्वल टू एम जी। सो टेंशन गॉट इंक्रीज ना, जितना एक्सीलरेशन बढ़ेगा उतना उसको टेंशन इंक्रीज होगी, जितनी यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी बिकॉज द स्ट्रिंग इज मासलेस, सो टेंशन यहाँ पे भी सेम हो जाएगी जितनी टेंशन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी, द टेंशन इज मोर देन टू होल्ड द बनाना, सो दैट्स वाई द बनाना विल मूव अप, बनाना विल मूव अप, ठीक है, बनाना विल मूव अप। सो पहला हो गया हमारा ये बनाना विल मूव अप। दूसरा कह रहा है एज द मंकी क्लाइम्स अप does the distance between the monkey and the banana decrease, increase or same? So as the monkey is climbing up with acceleration a, so does the banana will also be go with the acceleration a, because same tension दोनों पे लग रही है ऊपर ना, और दोनों के सेम वेट है, दोनों के सेम वेट है, इट इज़ क्लाइंबिंग अप, सो इट इज़ गोइंग विद द टेंशन। यहाँ पे जो टेंशन आ गई इसकी एम जी प्लस ए, ठीक है, सो इट विल बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ क्लाइंबिंग अप with some acceleration a, ठीक है, with respect to rope, but it is climbing up, monkey is climbing up a with respect to rope, same way the banana is also going up with acceleration, same way banana is also going up with the acceleration, so that means इन दोनों के बीच का distance जो है it will remain constant, the monkey goes up with a and the banana will also go up with a, ठीक है। Okay, so we have seen monkey here because it pushed the it started climbing, it pushed the rope, it got it started moving up with acceleration a, ये acceleration a से move कर रहा होगा, same way यहाँ पे जो टेंशन आएगी the same tension will come up here, जो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगी सेम टेंशन will develop here and this tension will move this 20 kg with the same acceleration, with the monkey is moving। तो जिस acceleration से ये move करेगा बनाना, मंकी उस सेम एक्सीलेशन से, जिस एक्सीलेशन से मंकी मूव करेगा उसी सेम एक्सीलेशन से मेरे बनाना मूव करेंगे, ठीक है, उसी सेम एक्सीलेशन से मेरे बनाना ऊपर मूव करेंगे। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस इवन यहाँ पे भी यही रहेगा और ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस विल बी द सेम वन, ठीक है। सो इट कुड नॉट एबल टू, द डिस्टेंस विल नॉट गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज, इट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट। थर्ड देखते हैं, अगर मंकी ने यहाँ पे जाके, ठीक है, मंकी ने यहाँ पे रोप छोड़ दी, दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन विल गेट जीरो। टेंशन कैसे जनरेट हो रही है इसमें, बिकॉज द मंकी इज क्लाइंबिंग अप, इट इज पुशिंग द रोप डाउन, सो दैट्स वाई द टेंशन इज बीन जनरेटिंग। तो यहाँ से मंकी ने जैसे ही इसको रोप को छोड़ा, इट विल मंकी स्टार्ट फॉलिंग फ्री फॉल, ठीक है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो गई एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट इट विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग डाउन, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मंकी ने यहाँ से रोप छोड़ दी एंड स्टार्टेड कमिंग डाउन, टेंशन पे यहाँ पे टेंशन कुछ भी नहीं रही, ठीक है, जीरो टेंशन, then this will also fall down with the same gravity, ठीक है, same free fall, and monkey is also falling with the same free fall। दोनों जब सेम फ्री फॉल से करेंगे, सो देन अगेन जो यहाँ से बनाना यहाँ पे पहुँच गया होगा एंड मंकी यहाँ पे होगा, तो मंकी भी यहाँ पे आ जाएगा, बनाना भी यहाँ पे आ जाएगा, अगेन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी द सेम वन, बिकॉज बोथ हैव स्टार्टेड फॉलिंग विद द सेम जी, ठीक है, बोथ स्टार्टेड फॉलिंग विद द सेम जी, सेम फ्री फॉल करेंगे। अब मंकी ने यहाँ से छोड़ के एकदम से रोप छोड़ी और फ्री फॉल कर करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लास्ट में आके मंकी हैज़ कॉट ए होल्ड ऑफ रोप, यहाँ पे मंकी ने रोप होल्ड कर ली, जैसे मंकी ने यहाँ पे होल्ड रोप करी तो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गई, ठीक है, सेम टेंशन यहाँ पे डेवलप होगी, सो ये सेम टेंशन इज गोइंग टू होल्ड द बनाना ऑल्सो, ठीक है, द टेंशन विल कम एंड इट विल स्टॉप द बनाना, सो ये टेंशन, दिस टेंशन इज गोइंग टू इक्वल टू एम जी, ये टेंशन एम जी के बराबर थी एंड इट विज एम जी इज 20, सो इट इज़ गोइंग टू होल्ड द बनाना, ठीक है, तो बनाना विल स्टॉप द फ्री फॉल, द बनाना विल स्टॉप देयर एज सुन एज द मंकी विल स्टॉप, ठीक है, तो एज सुन एज द मंकी स्टॉप द टेंशन विल कम, द स्टॉप द बनाना फ्रॉम द फ्री फॉल, जैसी टेंशन आ गई इसमें यहाँ पे भी टेंशन आ जाएगी, जैसी टेंशन आ गई सो इट विल स्टॉप द फ्री फॉल ऑफ दिस बनाना एंड banana will also stop. So again the monkey, there is a same distance between banana and the monkey. Okay, so the whole case is that a monkey could not able to catch a hold of the banana in each and every case, even if he climb up, climb down, every time there's the same distance between him and banana. Okay, so it's quite an interesting question. Just go through over it. So okay, so let's move on to the next one. Okay, अच्छा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है मैन एंड द प्लेटफॉर्म टुगेदर वे 950 न्यूटन. ठीक है, मैन एंड दिस प्लेटफॉर्म टुगेदर वे 950 न्यूटन. द पुली कैन बी ट्रीटेड एज फ्रिक्शनलेस पुली है. तो दैट मीन्स जो फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब हो गया कि देर इज द टेंशन विल रिमेन सेम. द टेंशन विल रिमेन सेम इन द रोप. Determine how hard the man has to pull on the rope to lift himself above the ground with a constant velocity. So that means constant velocity means it is a
इट इज़ अ इक्विलिब्रियम केस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस, ठीक है। इट्स नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम बट इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है इसमें, ठीक है, अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द वेट ऑफ द मैन इज 550 न्यूटन, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, between, okay, so if the weight of the man is 550 newton, then we have to find what is the normal reaction between the man and this platform. We have to find it out, ठीक है। so if you see here, so we have to consider the full we have to consider the FBD of two things. One is we have to take man and platform together, so ये वाला मैन एंड प्लेटफॉर्म टुगेदर, और फिर दूसरे में हम लोग केवल मैन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। पहले हम लोग मैन और प्लेटफॉर्म को दोनों को ले लेते हैं। मैन और प्लेटफॉर्म को इट इज़ लाइक टेंशन इज होल्डिंग बोथ मैन एंड प्लेटफॉर्म, टेंशन इज, सो टेंशन ऊपर, नीचे टोटल वेट कितना होल्ड कर रहा है 950 न्यूटन, मैन एंड प्लेटफॉर्म का टोटल वेट 950 न्यूटन। अब मैन का एफबीडी बनाते हैं, केवल मैन का, ठीक है, मैन का एफबीडी बनाते हैं। मैन का खुद का वेट आ गया 550 न्यूटन, ठीक है, 550 न्यूटन नीचे आ गया, और टेंशन हमें पता है इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइंट। सो यहाँ से टेंशन इसकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, सो दिस विल बी द टेंशन, ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल मैन पे ऊपर आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल। नॉर्मल इज नथिंग बट टी प्लस एफ, टी प्लस दिस 550, टेंशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, टेंशन इज व्हाट 950, सो टोटल नॉर्मल रिएक्शन आ गया 1500 न्यूटन, राइट, ओके। सो एक बार और देख लेते हैं कि पहले हम लोगों ने, हमारे को दे रखा है वेट ऑफ मैन प्लस प्लेटफॉर्म टुगेदर, इन दोनों का वेट दे रखा है 950 न्यूटन, और मैन का केवल वेट दे रखा है 550 न्यूटन, और हमें दो तरीके से हमें दिखा रखा है कि मैन इज़ होल्डिंग दिस रोप एंड होल्डिंग द वेट ऑफ हिमसेल्फ एंड प्लेटफॉर्म टुगेदर बाय होल्डिंग द रोप थ्रू दिस पुली, ठीक है। अब हमें बताना है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड दिस प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स this platform is giving some normal reaction and the man is also giving normal reaction to it, so this normal reaction we have to find out, ठीक है। so पहले हमने क्या देखा, हमने मैन और प्लेटफॉर्म को दोनों को एक कंसिडर किया, इन दोनों का वेट कितना हो गया, मेरा दिया हुआ 950, और ऊपर टेंशन कितना होल्ड कर रहा है, टी, ठीक है। सो वन इक्वेशन मेरी आ गई, टी इज इक्वल टू 950। सेकेंड, अब मैंने एफबीडी बनाया मैन का, केवल इतना एफबीडी बनाया मैन का, यहाँ पर टेंशन ये आ गई नीचे, ठीक है, एन इसका ऊपर आ गया और एम जी नीचे, ठीक है, ये एम जी प्लस टेंशन, एम जी प्लस टेंशन ये हो गई मेरी 550 प्लस टेंशन, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 1500 न्यूटन, राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लोकोमोटिव है दैट एक्सेलरेट ए लोकोमोटिव एक्सेलरेट अ ट्रेन ऑफ द आइडेंटिकल railway carts. The cart are numbered consequently with the cart next to the locomotive having the number 1. So ये लोकोमोटिव है, ठीक है, इसके पीछे डब्बे लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू द एन, ये डब्बे लगे हुए हैं इसके पीछे, एंड इट इज द नेक्स्ट लोकोमोटिव, दिस इज 1, वी हैव सीन द टेंशन इन द कनेक्शन बिटवीन द कार्ट 4 and 5, ठीक है। सो 4 और 5 के बीच में जो यहाँ पे टेंशन होगी, दैट इट्स बीन गिवन 3 times बिगर देन द टेंशन देन द कनेक्शन बिटवीन 14 and 15, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन है, ऑब्वियसली जो यहाँ की जो टेंशन है, इट इज़ कैरिंग ऑल दिस कार्ट टुगेदर ना, सो ऑब्वियसली इट इज़ कैरिंग ऑल दिस कार्ट टुगेदर, टेंशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। 14 और 15 में इट इज़ कैरिंग दिस मैनी कार्ट्स टुगेदर, तो इसमें कम टेंशन होगी, तो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन। टेंशन इस पॉइंट पे दैट इज़ 3 times ऑफ द टेंशन एट दिस पॉइंट, ठीक है। टेंशन एट 4 5 पे इज इक्वल टू 3 times ऑफ टेंशन ऑफ 14 15, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन। हमारे को टोटल नंबर ऑफ पूछा है कितनी कार्ड्स हैं इसमें, ठीक है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस टू द ट्रेन मोशन, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे टेंशन निकालते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी इसकी, सो वी स्प्लिट इट अप फ्रॉम हेयर, सो टेंशन इज़ अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सो यहाँ से टेंशन अवे होगी, सो टेंशन यहाँ पे होगी इसकी, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी टेंशन होगी मास इनटू ये टोटल कितना है, टोटल इसका इट इज़, अगर इसमें एन मेरे नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, सो इन 4 कार्ड्स को छोड़ के ये सारा वेट आएगा, दिस इज़ ऑल, सो n-4 इंटू एम, हर कार्ड का अगर वेट मेरा एम है, एम इंटू इन 4 को छोड़ दिया मैंने, बिकॉज दिस इज़ बिफोर दिस ना, हमारे को इस पॉइंट पे टेंशन दे रखी है, ठीक है। सो ऐसे लेंगे तो दिस टेंशन इज़ ओनली पुलिंग दिस होल टुगेदर, दिस अगर ये ले लें हम, तो इसको केवल यहाँ से टेंशन इज़ ओनली पुलिंग इट ऑल टुगेदर, यहाँ पे टेंशन कितनी है T4 5, ठीक है, और ये टेंशन कितनी है, दैट इज़ ये 4 ब्लॉक को छोड़ के बाकी सबका मास ये पुल कर रहा है, तो n-4 इंटू एम इंटू ए, ठीक है। और टेंशन 14 15 को भी सेम वे से करेंगे हम, 14 और 15 के बीच में, तो यहाँ से ये n-14 ले लूँगा, ये सारा वेट नहीं आएगा, ठीक है, ये सारा वेट नहीं आएगा, बस ये वाला वेट आएगा, दिस वेट इज़ दिस इज़ ओनली दिस टेंशन इज़ पुलिंग,
ठीक है. दिस मास इज ओनली टेंशन इज पुलिंग. सो टेंशन 14 एंड 15 इज इक्वल टू मास पर कार्ट का प्लस ये वाली कार्ट्स का. ये वाली कार्ट्स कितनी हो गई, n-14. ठीक है, ये 14 ऑलरेडी आ गए हैं, तो दिस ओनली वी नीड. ठीक है, ये n-14 into a. अब दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड आफ्टर इक्वेटिंग दैट वी गॉट n इज इक्वल टू 19. सो देर आर टोटल 19 कार्ड्स. ओके, total 19 cards are there, right? So we'll move on to the next question. अगला क्वेश्चन है, so we'll do this question in constraint motion also, but here also we will try this question. So यहाँ पे दो मास हैं, it is connected by inextensible string, तो और इसको सेंटर से फोर्स पुश किया. So now this mass will also moving in this direction and this mass will also start moving in this direction. We have to find out the acceleration of masses. We have to find out the acceleration of masses. ठीक है, at certain time t हमने देखा कि ये ऐसे बन गया and it is moving with a in this direction and ay in this a1 in this direction. ठीक है, it's moving in this direction. So this will be equal to this. So जिस ये suppose इसमें जो horizontal push है, तो इसका जो horizontal push is coming because of f. So it is generating an acceleration a at this point. So same acceleration will be generating at this point and same acceleration, horizontal acceleration will be generating at this point. ठीक है, and vertically it is moving a1 and a2. So why this a is equal to a? Because we know string is inextensible. ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस सेम रहना चाहिए. ठीक है, अगर ये दोनों मैं a ना लूँ और कुछ और ले लूँ तो ये डिस्टेंस विल नॉट बी सेम. सी, अगर मैंने दोनों को a लिया है तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा इसका कितना होगा, ये थीटा है, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा. सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा, सो इट विल बी a cos थीटा एंड हेयर ऑल्सो दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा. सो अगर a डायरेक्शन में इधर जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो a cos थीटा, इस डायरेक्शन में a cos थीटा आ गया. सो तो अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो इधर भी a cos थीटा आ गया एंड इधर भी a cos थीटा आ गया, a cos थीटा. सो दोनों सेम है, दोनों का रिलेटिव जीरो हो गया. दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट, द स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है ऑलरेडी सेम है. ठीक है, सो दैट्स वाई इधर भी a है, इधर भी है, इधर भी है, दिस साइड ऑल्सो a1 बिकॉज इफ वी सेम वे if you do the component of a1 this side, so and if you do the component of this if you could do the component of this also a1 in this direction, you have to get both this same, then only the relative distance will be 0. Okay, so now next move on. So we'll see now कि इस point पे tension ये develop हुई इसमें, because string is now at this like this, string is now like this. तो यहाँ पे टेंशन ये हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन ये हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन ये, यहाँ पे टेंशन ये. ठीक है, सो नाउ विल डू सो माई एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज, इसका जो मास, इसका एक्सेलेरेशन ए साइड पे इधर है, ये एक्चुअल मोमेंट इसका ये होगा वी इस डायरेक्शन में, बट वी हैव टेकन कि ये ए इधर जा रहा है, हमने इसके ऑलरेडी कंपोनेंट कर लिए, ए इस डायरेक्शन में, a1 इस डायरेक्शन में. ठीक है, और बिकॉज ये सेंटर से पुश हो रहा है तो ये दोनों भी सेम होंगे. ठीक है, सो इधर क्या होगा इसका t, इसको ये जो पुश कर रहा है t, सो दिस इज थीटा, सो दैट विल बी दिस इज थीटा. सो इधर जो पुश कर रहा है इसको t cos थीटा इज इक्वल टू ma, और वर्टिकल में क्या करेगा इसका t sin थीटा, दिस इज माई t sin थीटा कंपोनेंट, t sin थीटा इज इक्वल टू ma1. ठीक है, इन दोनों से मेरे रिलेशन आ गए a और a1 में, a1 बाई a इज इक्वल टू tan थीटा. नाउ एट पॉइंट p f इज मूविंग, और ये दोनों वी कैन से f इस डायरेक्शन में अगर ये ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है वाला पॉइंट, सो f माइनस 2t cos थीटा इज इक्वल टू m पॉइंट p इंटू ए, एम पी इज जीरो, सो वी कैन से f इज इक्वल टू दिस, f इज इक्वल टू 2t cos थीटा. ठीक है, f is my 2t cos theta. Now acceleration is been given to me, we have to find out the acceleration, कितनी acceleration से it's been moving. So acceleration निकालनी है हमारे को दोनों की. So a आ गया हमारे यहाँ से t cos theta by m. ठीक है, और यहाँ से t cos theta की वैल्यू आ गई मेरी f by 2. ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t cos theta इज f by 2 by m. a आ गया, सेम वे a की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, इंटू tan थीटा कर दिया, इट इज़ a1. ठीक है, सो दिस इज माई a1 and a when I push the string in this direction with the force F. ठीक है, right? So next we'll move on. So this was the question
which was left from our connected bodies. So we have completed our questions from the connected body motion, from the dynamics, from the Newton's second law. Now we'll move on to the next topic, which is pseudo force. Okay, we'll do that pseudo force. Just 5 seconds. Yes. So let's study what is the pseudo force, what is non-inertial frame of reference. So already हमने देखा था inertial frame of reference क्या होता है, the frame of reference which is non-accelerating and non-rotating, that is what we call a inertial frame of reference. ठीक है, inertial frame of reference क्यों जरूरत पड़ी, because in that only we can apply the Newton's laws of motion, otherwise in the accelerating frame or the rotating frame we cannot apply the Newton's laws of motion. सो हमारे को अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है, सो वी नीड टू गेट सम मैथमेटिकल वे टू अप्लाई दैट. सो दैट मैथमेटिकल ट्रिक इज नथिंग बट द pseudo force. It is not the actual force, it is not the real force, it is a fictitious force just to adjust the Newton's laws of motion in a non-inertial frame. ठीक है. तो इसका why there is a requirement of pseudo force, let's see that. So we have seen Newton's law can be applied in inertial frame where the acceleration is zero. Acceleration is zero means the frame is non-rotating and non-accelerating. ठीक है. If our frame of reference is non-inertial, that means acceleration is not equal to zero or rotating, then things move without any apparent cause. ठीक है. अगर मैं non-accelerating non-inertial frame of reference में है, तो it seems like के it is violating the Newton's first law and second law. It means के object will get accelerated without having the force. The things, it's like a object will get then apparent object started moving without any apparent cause. के उसके ऊपर कोई force नहीं लगी, कोई real force नहीं आई, but still the object started moving. How this happened? So suppose you are sitting in a bus. ठीक है. You are sitting in a bus and the bus is moving with an acceleration a. ठीक है. So this is my, ठीक है, you are sitting in a bus and the bus is moving with acceleration a. Now all of a sudden bus stops. ठीक है. Already you were in a non-inertial frame because it was accelerating. And bus stop. When the bus will stop, what will happen? What will happen? Your body will move forward. Your body will move forward. So it feels like you'll get a force. You'll get no real force is there, but still your body is moving forwards from where that force is coming. So it is like your body is getting some push, but you could not able to feel there any push is coming, but still you are lurching forward. So some push is there. So that push is because of the non-inertial frame of reference. Okay, so that is violating the Newton's first law and the second law, which says a object in motion has to be in motion, or then there has to be a force to make the object move or change the direction, otherwise the body itself cannot do. So आप simple बैठे हुए हैं, तो all of a sudden you cannot move it. Same way we have seen कि if you are traveling in a train and train is moving in this direction, you have seen the trees nearby. ठीक है. And when you are sitting in the train, you see the trees moving in this direction, but actually the trees are stationary. Trees though stationary and they are at rest, but still they are moving in this direction with some acceleration. How they are moving, it feels like they're getting some force. So this is what the observation when you get it from when your frame of reference is accelerating. So in order to apply this is again a violating Newton law के rest पे अगर कोई body है, all of a sudden it started moving with some apparent cause. So that is what the Newton's first law and second law got failed here in non-inertial frame of reference. So to apply the Newton's first law and second law in a non-inertial frame of reference, we have got the pseudo force, which is just a mathematical trick. It is not a real force, it is just a pretended force, so that we make the non-inertial frame of reference as an inertial frame of reference. For that we need to apply a opposite force that will see what will be the magnitude of that force and what will be the direction of that force. So there is one more illustration. Suppose on a platform, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इज लाइंग देयर, इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है फ्रॉम द सरफेस एंड mg नीचे लग रहा है. ठीक है. इट इज़ एट द रेस्ट, क्योंकि कोई मोशन नहीं है इस पे. सो ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वर मेरा p है विच इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म, इट विल सी इट इज़ एट द रेस्ट. ठीक है. सेकेंड ऑब्जर्वर है विच इज़ मूविंग विद velocity v, it will see that this block is moving towards this direction with velocity v. ठीक है.
because this is at rest, so it will see with the frame of reference of this, it will observe that it is moving with velocity v. It is moving with velocity v. Okay. Now we see the third person which is accelerating in this direction with velocity with acceleration a. So now when he is going to observe this block, जब ये देखेगा तो इसको दिखेगा ये block, it is moving in this direction with the acceleration a. With the acceleration a, it is moving in this direction. So again, how come the block is already at rest? Then how come it is moving in this direction at an acceleration a without any force? Without any force. So that is because of the non-inertial frame of reference, and to resolve this issue, we will have to apply the pseudo force. Okay, that is what we have to do. Okay, block with respect to m, it seems like moving in this direction with acceleration with no external force. कोई external force नहीं है इस block पे, only force is in this direction which is equal, and that makes the block rest in y direction, and x direction there is no external force, but still it is moving in this direction. Seems like it is getting some net f in this direction. Okay, in this direction. So Newton's first law and second law here got invalid. Without any external force, this object seems to be moving in this, accelerating in this direction without any external force. Okay, without any external force, this object started moving in this direction. So this makes the first and second law invalid. So now to sort out this issue, what we have done, we have applied a pseudo force here. Pseudo force, okay, pseudo force with the same. So जिस acceleration से move कर रहा है, same acceleration से, to make it work in the Newton's law, because it is moving with this acceleration for this frame of reference. It is moving with this acceleration. So this acceleration is provided by this pseudo force, और इसका जो magnitude होगा that will be m into इसका mass into a जो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है. ठीक है, और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग. ठीक है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा था ए से. सो नाउ दिस ब्लॉक पे एक फिक्शियस फोर्स आएगी, दैट इज स्यूडो फोर्स इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी मास इनटू जिससे ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था एक्सेलरेशन से. ठीक है, अपोजिट साइड में आ जाएगा मास इनटू ए. सो नाउ वी हैव गॉट सम एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच we have got a force to adjust this acceleration with respect to my observer on the non-inertial frame of reference. ठीक है, so now apply a pseudo force when observing from the non-inertial frame of reference. It is not real force, but to suit the Newton laws we have done it. Okay, so in the FBD, what we have done in the block which is lying there on the platform, we just did a pseudo force applying opposite direction where the non-inertial frame is moving, with the acceleration same as the acceleration of non-inertial frame into this mass of this. Okay, so we'll derive it analytically also. So we are having two coordinate system. One is S dash coordinate system, which is a non-inertial frame of reference. This one, it is moving with some acceleration. This is my inertial frame of reference, which is resting inertial frame of reference. Now we are observing the point P को हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से. तो इसका यहाँ से माई पोजिशन वेक्टर इज आर, इसका यहाँ से देखा पोजिशन वेक्टर इज आर डैश. ठीक है, फ्रॉम द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इन दोनों के बीच में इट इज़ हैविंग आर. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मेरा पोजिशन वेक्टर है दैट इज़ आर. सो नाउ आई अप्लाई दिस वेक्टर ट्राइंगल ओ पी आर. सो इसके अंदर आ जाएगा मेरा आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू दिस आर. ठीक है, now I'll take the value of r dash मैं इधर ले गया, so r minus r dash. Now I double differentiate and multiply by m. इसको double differentiate किया, I've got acceleration. इसको double differentiate किया, I've got acceleration. This acceleration is with respect to this a dash acceleration is with respect to this frame of reference. A is with respect to this frame of reference, and our a acceleration is the acceleration of this frame of reference with respect to inertial frame. ठीक है, now we have got this. After multiplying with a, we have got this f, or ma is the real force which is there on this object, and m into a is the additional force when observed from non-inertial frame of reference. This is what the pseudo force is. Okay, this is what my pseudo force is when observed from the frame of reference, right? So the pseudo force is on this, it is in opposite direction. So suppose it is moving with acceleration a, so it will be minus times of acceleration a. So it is in opposite direction of the frame of the non-inertial frame of reference, how it is moving with
what acceleration it is moving, that is what, this is my pseudo force, ठीक है. रियल फोर्स में से वी आर माइनस दिस इज व्हाट माई इसके ऑब्जर्वेशन में नाउ दिस विल बी माई फोर्स, ठीक है. वी हैव एडजस्टेड विद द pseudo force, right? Now we'll get a better understanding of pseudo force. Now हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं to understand pseudo force in a better manner. Pseudo force, again pseudo force जो है, it is just a mathematical way so that we can apply Newton's laws in the non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference क्या होता है? जब भी वो accelerated frame of reference है या फिर rotating frame of reference है, that is a non-inertial frame of reference. उस केस में we have to apply pseudo force की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. दैट इज उसका एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. नाउ विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस. विद दिस विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ pseudo force. ये क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में काफ़ी हद तक हमारे को pseudo force के बारे में एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है. एक कार्ट है, ये कार्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ए से. इस पे वन डॉग इज रनिंग हेयर विथ a/3 से एक्सेलेरेशन, और ए मैन इज रनिंग हेयर विथ a/3, ठीक है. और एक ऑब्जर्वर मेरा ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है. मेरे से यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है. सबसे पहले पूछा गया है कि फोर्स ऑन द डॉग विद रिस्पेक्ट टू बी को इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है. मतलब एक्सेलेरेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, इस पर कितनी एक्सेलेरेशन है. सेकेंड है rate of change of dog with respect to a, rate of change of momentum, rate of dp/dt of dog with respect to a, ठीक है. with respect to a, what is my rate of change of momentum of dog? rate of change of momentum क्या होगा? The force on the dog with respect to a, force on the dog with respect to a, that means mass of the dog into acceleration of dog with respect to a, acceleration of dog with respect to a, that we'll have to see. Then we have to find out the pseudo force on a, pseudo force on dog with respect to a, ठीक है. तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे मेरे को जो ए की स्पीड दे रखी है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट. पहले मेरे को ये ए की फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट कि ये जो ए है हाउ मच इट इज़ इस एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. फिर दैट इज़ माई दैट केम्स एज अ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. तब मेरे को जब व्हेन आई गेट ए की एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज़ नथिंग बट माई नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. ये इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा. नाउ आई अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में मास ऑफ डॉग इनटू दिस एक्सेलेरेशन, ठीक है. सो नाउ विल सी. फर्स्ट मुझे निकालना है फोर्स ऑन डॉग विद रिस्पेक्ट टू बी मेरा रेस्ट पे है. आई हैव टू फाइंड आउट कि डॉग की एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, ठीक है. डॉग की एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलेरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कार्ट फर्स्ट, कि कार्ट पे किस स्पीड से चल रहा है, और एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट कितनी है, ठीक है. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन मल्टीपल टाइम्स. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है, -a/3i, प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट कितना है इस डायरेक्शन में, 2 एक्सेलेरेशन a इस डायरेक्शन में ai प्लस ai, ठीक है. सो नाउ इसको मैं सॉल्व करूँगा. दैट विल बी प्लस 2a/3 इंटू आई डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में डॉग मूव कर रहा होगा विद 2a/3 एक्सेलेरेशन से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस. सो इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट इज फोर्स ऑन डॉग विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव डन. We have find out acceleration of dog with respect to b, that means b is on a ground, so with respect to ground that is nothing but acceleration of dog with respect to cart. Yeah, acceleration of dog with respect to cart is given a/3 plus acceleration of cart plus acceleration of cart. एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट इस साइड में ए है मेरी आई डायरेक्शन में प्लस आई में, और डॉग की -ai, ठीक है. यहाँ से मेरी एक्सेलेरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई. नाउ आई जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. सेकेंड में मेरे से पूछा है कि मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बतानी है डॉग की विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है मेरा, इट्स नथिंग बट इज़ द फोर्स. तो जो ए को डी पे फोर्स, डी को जो फोर्स डी पे होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. फोर्स ऑन डी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ ए को डी पे कितनी फोर्स लगेगी इनटू मास ऑफ डॉग इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डॉग, एक्सेलेरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ए,
ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, ये भी इस डायरेक्शन में a/3 से मूव कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में a/3 से मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन दिस विल गेट, दिस इज नथिंग बट 0, ठीक है, इट इज़ 0. सो दिस विल यील्ड कि एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0 एंड द फोर्स of dog with respect to a will yield 0 and my rate of change of momentum of dog with respect to a will be 0. okay. तीसरे में मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को स्यूडो फोर्स बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। पहले तो मेरे को ए की स्पीड, ए की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जब मैं ग्राउंड निकालूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट माई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इतनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। सो अब स्यूडो फोर्स लगानी है, दैट विल बी m ऑफ डॉग इनटू दिस a by g, ठीक है, दैट विल बी माई स्यूडो फोर्स एंड द डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो लेट्स फाइंड आउट acceleration of a with respect to ground. So acceleration of a with respect to ground will be, so acceleration of a with respect to ground will be acceleration of a with respect to cart plus acceleration of cart, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट कितनी है, दिस इज माई ai, और एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितनी है, -a/3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगेन वी हैव गॉट दिस इज माई एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दिस इज माई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इतनी एक्सेलरेशन से मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ठीक है, इतनी एक्सेलरेशन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स स्यूडो फोर्स विल बी माइनस ऑफ दिस, माइनस इंटू m मास ऑफ डॉग इंटू 2/3, सो दैट विल बी द स्यूडो फोर्स ऑन दिस, ठीक है। बिकॉज दिस डायरेक्शन में मेरा रेफरेंस फ्रेम है, जो पर्सन विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन 2a/3 से, ठीक है। और सो इस डॉग पे, अगर ये डॉग इस डॉग पे, सो नाउ स्यूडो फोर्स विल बी हेयर m इंटू 2a/3, ठीक है, इस डायरेक्शन में, राइट। सो दिस क्वेश्चन कवर्स योर रिलेटिव मोशन ऑल्सो, सो दिस क्वेश्चन इज रियली गुड। सो यू जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, एक बार जाओ इस क्वेश्चन को एंड यू विल गेट टू नो very good understanding, will get to have a very good understanding on pseudo force, ठीक है। Now we'll move on to some more questions on pseudo force, ठीक है। वर्टिकल मोशन देखते हैं, वर्टिकल मोशन में देखते हैं, एक ये बॉक्स है, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। मेरे को ये वेइंग स्केल है, इस पे आई हैव टू टेल के इट इज़ हाउ मच इज़ द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा वेइंग स्केल पे, दिस इज माई नॉर्मल विच इज वेइंग स्केल इज काउंटिंग, इट इज़ नथिंग बट जो ये वेइंग स्केल इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। नाउ विल कंसिडर द फुल बॉडी डायग्राम ऑफ दिस m. So one we will observe with inertial frame of reference, one is non-inertial. So suppose the person is on a ground, so he will observe this men with a inertial frame of reference. Second will observe with the non-inertial frame of reference. We go and sit in the lift and we will observe here, because now we are in the lift, so our observation to this man with the non-inertial frame of reference, because we are also moving with acceleration a, ठीक है। So now let us do for a is the inertial frame of reference. So a के लिए जो m का होगा, m is mg होगा, n ऊपर, n is my from the ground, normal from the ground, and it is moving with acceleration a with respect to ground. So यहाँ पे हो जाएगा n minus mg is equal to ma. Now we are doing it with respect to the stage, with respect to the lift. So we go and sit in the lift. Now if we once we sit in the lift, we have to apply the we are in the non-inertial frame of reference, so we have to apply the pseudo force. Pseudo force क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में we have to apply m into a, जिस डायरेक्शन से मूव कर रहा है m into a, ठीक है। सो नाउ ये हो गई pseudo force इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में mg हो गया और n मेरा नॉर्मल आ गया, तो दिस अगेन इज गोइंग टू गिव मी द सेम वन, n इज इक्वल टू ma प्लस mg, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है this direction में, this box is moving with acceleration a, so that this ball is making an angle theta, this is 37 degree and the mass of the ball is 50 kg. Now we have to find out कि किस acceleration से move कर रहा है ताकि ये angle 37 degree बनाए, ठीक है। So now we'll observe with the frame of reference of this, ठीक है। हम इसके अंदर बैठ गए, we observe from the frame of reference of this box. Once we sit into here, we apply a pseudo force on this. Pseudo force कितनी हो जाएगी, m into this acceleration in this direction, ठीक है। ये pseudo force हो गई, एक इस पे force हो गई टेंशन इस डायरेक्शन में, this is my tension, this is my mg and this is my pseudo force, ठीक है। ये तीनों force लग गई, pseudo force
टेंशन एंड mg. टेंशन को मैंने कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया. आई नो दिस इज थीटा, this is theta, so t cos 37 degree, t sin 37. Now I'll do t cos 30 degrees, this is equal to this and this is equal to this. We have done and we have got the value of a is equal to g tan 37 degree, right? That is what we have to find out कि 37 degree जब बनेगा, so what will be the acceleration of that. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर ऐसे बीड है, उस पर ऐसे बीड अटकी हुई है एंड द बीड इज हैविंग द मास m. ठीक है, अगर ये जस्ट ऐसी रखी होती तो बीड विल स्लाइड इट डाउन. ठीक है, नाउ व्हाट इट्स सेइंग कि दिस inclined plane is accelerating in this direction. This inclined plane is accelerating in this direction. ठीक है, inclined plane is accelerating in this direction. Now we have to find out के the relative motion of the relative acceleration of this, relative acceleration of bead. So अगर हम इसको whenever there are multiple objects are there or one object is moving and the another object is moving along with that, so best way is to solve it with respect to the object which is moving. ठीक है, और हम लोग अगर ये object अगर move कर रहा है and it is a non-inertial frame of reference, we know we'll apply the pseudo force and we can solve it. So best way is to solve it with the is to go and sit on this. ठीक है, with respect to this. चलो, that means अब इसके ऊपर now we are now in a inertial frame of reference, तो इसके ऊपर we'll apply a pseudo force in this direction, that is m into a. अगर ये a एक्सीलेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, सो m into a. उसको देखने का दूसरा भी तरीका ये है कि if it's moving with a, to make it stationary you just apply it a here, so same a you are applying it here. ठीक है, जैसे हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी वाले केस में करते थे, वी जस्ट कंपाउंडिंग टू मेक इट स्टेशनरी, फर्स्ट वी अप्लाई द वेलोसिटी इन अपोजिट साइड और सेम वेलोसिटी विल कंपाउंड इट ऑन द अदर पार्टिकल. सो सेम वे वी आर डूइंग इट हेयर, बट इंट्यूशन अलग है यहाँ पे कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू, ये बीड है, एक्सेलेरेशन ऑफ बीड with respect acceleration of bead with relative acceleration of bead relative to the rod. ठीक है, इस rod के according how it is going to move. ठीक है, it is going to move up or down. This is the way the bead is going to go. ठीक है, because any other motion is constrained, the bead can go only in this direction or this direction. ठीक है, now as I've told you, जब भी दो बॉडी हैं उसमें एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी उससे कनेक्टेड है, so the best way is to sit on the body which is moving. तो उसको स्टेशनरी कर दो एंड अप्लाई द pseudo force on the other body and do you apply the Newton second law accordingly. ठीक है, सो इसमें भी वही करेंगे. we know this the whole system is moving with a, oh not the whole system, this is moving with acceleration a, this whole is moving with acceleration a. मैं इस पे जाके बैठ गया. ठीक है, when I sit on this then I have to apply the pseudo force on this bead. इस पे pseudo force लग गई मेरी this. ठीक है, नाउ रेस्ट ऑफ द फोर्सेस इसका FBD बनाएंगे, रेस्ट ऑफ द फोर्सेस सेम रहेंगी. इसका mg नीचे आएगा, यहाँ से नॉर्मल आएगा. ठीक है, और वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, रिलेटिव एक्सेलेरेशन या तो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में वी कंसीडर कि एक्सेलेरेशन इसकी दिस डायरेक्शन में a ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू रॉड. ठीक है, लेट्स सी कि हाउ द फोर्सेस आर देयर एंड विल सी. तो pseudo force ही आ गई, mg आ गया मेरा, और नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया बीड पे. ठीक है, नाउ आई ब्रेक इट डाउन अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लाइन. ये होगा यहाँ से ma cos थीटा, सो दिस इज माई थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सॉरी दिस इज माई थीटा, दिस विल बी माई थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा. सो ये हो गई ma cos थीटा, और इधर दिस इज ma cos थीटा, दिस इज माई ma sin थीटा इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सेम वे mg will be written down, mg cos theta and mg sin theta. So only these two forces are going to push depending on कि अगर ma cos theta ज़्यादा है तो relative acceleration इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, relative acceleration of bead with respect to rod इस डायरेक्शन में होगा. अगर mg sin theta ज़्यादा है तो it will move in this direction, ar मेरा this direction में होगा, acceleration of bead with respect to rod इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, so विल से कि अगर इस डायरेक्शन में है सो इट मीन्स mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इज इक्वल टू ma r. यहाँ से m कैंसिल किया, ar की वैल्यू आ गई मेरी g sin थीटा माइनस ma cos थीटा. ओके, सो दिस वे वी हैव सीन. सो आगे भी जितने क्वेश्चंस होंगे ना हमारे, जिसमें भी दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी मूव कर रही है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द सेकेंड बॉडी, सो बेस्ट वे इज टू ऑब्जर्व विद द इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसको pseudo force लगाओ एंड देन विल सॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसमें भी सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड कि दिस वेज इज़ देयर
ये वेज यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड. ब्लॉक किस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो इधर करेगा या ऊपर करेगा. दीज टू आर द डायरेक्शन ऑफ स्लाइड ऑफ ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू वेज. ठीक है, सो या तो ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा. सो इट इज़ सेइंग देयर इज ए इतनी इस डायरेक्शन में मैं इसको पुश कर रहा हूँ वेज को, सो द एम इज विल नॉट स्लाइड, द ब्लॉक इज स्टेशनरी हियर, इट इज़ नॉट स्लाइडिंग. और मेरे को एक बतानी है वो क्या वैल्यू ए की होगी कि दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ए, इस डायरेक्शन में किस एक्सेलेरेशन से कितनी एक्सेलेरेशन होनी चाहिए वेज की. दिस ब्लॉक शुड नॉट मूव, दिस ब्लॉक शुड नॉट मूव, शुड नॉट स्लाइड. सेकेंड इज मुझे नॉर्मल ऑफ ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है. दिस नॉर्मल मेरे को निकालना है, नॉर्मल ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज. ठीक है, these two things we have to find out. Now let's solve this question. we'll sit on this. so इस पे इधर की साइड में एम ए लग जाएगा, एक सूडो फोर्स आ जाएगा. ठीक है, इसको ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा ना. सो सेम वे हाउ इट इज़ मूविंग वी अप्लाई अ सूडो फोर्स एम ए. ठीक है, एम ए यहाँ पे सूडो फोर्स लगाएंगे. और अब हम बाकी जितने भी फोर्सेस हैं विल पुट दोज फोर्सेस ऑन दिस एम, विल आइसोलेट एम को इधर ले आए. ठीक है, यहाँ पे एम जी नीचे लग गया, इधर मेरा एम ए लग गया. ठीक है, इधर मेरा नॉर्मल लग गया. नाउ वी नो कि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है. ठीक है, इस डायरेक्शन में नो मोशन इज़ देयर, इट इज़ ज़ीरो. सो वी टेक द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड वी पुट देम इक्वल, वी पुट देम. अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, सो सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. इट इज़ गिवन के ब्लॉक m विल नॉट स्लाइड. ठीक है, यहाँ पे मेरा, सो आई जस्ट मेक द कंपोनेंट्स हेयर. सो दिस इज़ माई थीटा, ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा. सो यहाँ से एम ए कॉस थीटा ये आ गया इस डायरेक्शन में, एम ए साइन थीटा इधर आ गया. सेम वे एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा इधर आ गया. नाउ व्हाट आई विल डन कि इस डायरेक्शन में ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, इन दिस डायरेक्शन ब्लॉक इज नॉट मूविंग. सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा. यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया. आई नीड टू फाइंड आउट माई एक्सेलेरेशन, दैट इज एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम कॉस थीटा. ये कैंसिल हो गया, एक्सेलेरेशन आ गया मेरा जी टेन थीटा. ठीक है, दैट इज जी टेन थीटा. Now I have to find out my normal. Normal कितना है मेरा इस डायरेक्शन, नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. यहाँ से मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा जी साइन थीटा एंड आई हैव गॉट माई नॉर्मल एज एम जी बाई कॉस थीटा. दिस इज माई नॉर्मल एम जी बाई कॉस थीटा. राइट, ओके. सो अगर इस केस में वी हैव बिन गिवन कि अगर एम जी इज़ ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, दैट मीन्स दिस साइड देर विल बी अ नेट फोर्स, सो एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस साइड. सो दैट इज व्हाट बीन गिवन. इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, net force will be in this side and the acceleration of block with respect to wedge will be in this side. But in our case it has been given 0, but we are just assuming कि in future we'll be seeing a lot of question on this कि block रखा हुआ wedge पे and the block is moving and the friction will also come. So in those cases just I'm just giving you an intuition कि अगर इस direction में move कर रहा है, that means जो नीचे वाली mg sin theta will be greater than ma cos theta, then it will move in this direction. ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन को इतना तेज कर दिया, वी पुट द एक्सेलेरेशन सो मच कि एम ए कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, सो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो एम ए कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, सो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी. सो नेट एक्सेलेरेशन विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों सेम हैं, इफ दीज आर सेम देन आई कैन से द ब्लॉक इज the relative acceleration of block is 0, net force is 0. Okay, so let's move on to the next example. अगला एग्जांपल हमारा कि सेम ऐसी वेज पे एक रोप रखी है यहाँ पे. ठीक है, और ये रोप का सेंटर है. ठीक है, ऑन द सेंटर इट इज़ देयर. अब दिस ब्लॉक है, ये वेज है हमारा, एक एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है. हमें वो एक्सेलेरेशन निकालनी है कि ये जो रोप है इट शुड नॉट फॉल. ठीक है, ये रोप यहीं पे रहे, इट शुड नॉट फॉल, इट शुड नॉट स्लाइड डाउन. ठीक है, और ये एक्सेलेरेशन निकालनी है हमने. ठीक है, सो विल टेक बोथ द साइड ऑफ रोप है तो रोप के अंदर एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड टेंशन. वी डू द एफ बी डी ऑफ बोथ साइड ऑफ द रोड. ठीक है, दोनों साइड का एफ बी डी बनाते हैं. ये एक्सेलेरेशन ये है, विल सिट ऑन द, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, विल सिट ऑन द वेज एंड विल ऑब्जर्व. यहाँ पे सिट करेंगे तो इस पे इधर की साइड में स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर की साइड में स्यूडो फोर्स लगेगा. पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं. ये वाली डायरेक्शन ली, इस पे दो, ये सेंटर पे है तो इसका भी वेट m/2 होगा, इसका भी वेट m/2 होगा. ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं पहले, ये आधे वाले पोर्शन को. इस पे ma इधर लगेगा,
m/2a इधर लगेगा स्यूडो फोर्स, ठीक है, mg ये नीचे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और एक इस पे यहाँ पे टेंशन आएगा, ठीक है, जब भी रोप होएगा तो टेंशन विल ऑल्सो कम, सो इधर के डायरेक्शन में मेरा टेंशन आ गया। नाउ आई स्प्लिट एम ए को मैंने अलॉन्ग द रोप अलॉन्ग द इंक्लाइन कर दिया, बिकॉज आई नो कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, देन ओनली नो स्लिपिंग इज देयर। जो मेरा ये सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो मेरा सिग्मा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, देन ओनली आई एम हैविंग दिस, सो सिग्मा एफ एक्स मीन्स इस डायरेक्शन में मेरी जो नेट फोर्स है शुड बी 0, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0, सो विल ब्रेक डाउन दिस कंपोनेंट हेयर। सो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज माई ओके, दिस इज माई थीटा ये हो गया, देन दिस इज अल्फा, सॉरी दिस इज अल्फा, सो दिस विल ऑल्सो अल्फा, तो यहाँ पे हो गया m/2a कॉस अल्फा, टेंशन इधर की साइड आ गई, और इधर की साइड में mg का कंपोनेंट आएगा mg/2 साइन थीटा, ठीक है, साइन अल्फा, दिस अल्फा, ठीक है। यहाँ से अब हम इस विल मेक दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू दिस फोर्स, सो t प्लस स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू m/2 g साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में ये कर दिया हमने, दिस इज आर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 इससे निकालते हैं, यहाँ से भी हम टेंशन निकाल लेंगे, द हियर ऑल्सो विल टेक आउट टेंशन एंड विल इक्वेट दैट टेंशन, दिस विल इक्वेट, बाकी वी हैव बीन गिवन अल्फा दिया हुआ है, इधर बीटा गिवन है, mg इज नोन टू अस एंड वी कैन टेक आउट द एक्सलेशन देन, ओके, सो लेट्स डू दैट। सो इस डायरेक्शन, इस वाली रोप का देखते हैं, इस वाली रोप में क्या होगा, mg नीचे सेम नॉर्मल ये, अब यहाँ पे भी दिस इज माई स्यूडो फोर्स, बिकॉज वी आर सिटिंग हेयर, दिस इज होल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो इस पर भी स्यूडो फोर्स इधर आएगा और इस पर भी स्यूडो फोर्स मेरा इधर आएगा, सो दिस इज माई स्यूडो फोर्स m/2 इंटू ए, इसको भी आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट, यहाँ पे हो गया, सो दिस इज माई m/2g साइन बीटा इस डायरेक्शन में, सो ये मेरा बीटा दे रखा है यहाँ पे, सो दिस विल बी बीटा, ये बीटा हो गया, दिस इज 90 माइनस बीटा, सो दिस विल बी बीटा, सो m/2 है, ma/2 इस डायरेक्शन में, दिस इज बीटा, ये बीटा है, सो दिस कॉस बीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में m/2 का जो ग्रेविटेशनल कंपोनेंट है वो m/2g साइन बीटा आ जाएगा, और इधर इस डायरेक्शन में मेरे पास बस एक टेंशन है, सो नाउ विल इक्वेट दैट टेंशन इज इक्वल टू दिस इस डायरेक्शन में प्लस दिस जो है इस डायरेक्शन में, आई हैव इक्वेट दिस, दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ टेंशन है दोनों साइड में, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टेंशन, ये वाली टेंशन की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर एंड आई इक्वेट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे टेंशन को इधर से उठा के इधर डाला, और ए को मैंने ए कैलकुलेट करना है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग इज बीन गिवन टू मी, सो आई जस्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आ गई g, सो विल पुट दिस हेयर एंड वी टेक द ए आउट हेयर, ए को यहाँ से बाहर निकाला हमने, सो दिस विल बी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आ जाएगा इसका, ठीक है, सो ये नीचे आ जाएगा एंड g दिस कंपोनेंट दिस g साइन बीटा, g साइन अल्फा माइनस g साइन बीटा, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो हमें एक्सलेशन ही चाहिए था, किस एक्सलेशन से मूव करें ताकि ये स्लाइड ना करें, ठीक है, ताकि ये रोप स्लाइड ना करें, सो दिस इज व्हाट द एक्सलेशन, so what we have done, we have equate the tension both the sides, okay, so दोनों साइड पे हमारे रोप है and this is half only, दोनों 50 m/2 हैं, and we applied the pseudo force, we sit on this, we applied the pseudo force and we have taken the force along this direction as 0 and force along this direction as 0, ठीक है, दोनों साइड में मेरी टेंशन है, this side, so both the sides जो मेरी टेंशन होगी, we equate that and we have got the value of a, right? So now we will move on to the next question. So इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, in a given system the pulley is light and frictionless, string is also massless, initially the system is in equilibrium, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये now the block C of mass m is placed on the block P of mass m, if the block C always remain on the block B, find the normal reaction on C due to B। हाँ, तो इस केस में क्या है, पहले सिंपल एक पुली है, ये A कनेक्टेड है, ये B कनेक्टेड है, ठीक है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, दोनों के मास m है, सो दोनों इक्विलिब्रियम में, नो मोमेंट इज देयर, जैसे इसके ऊपर C रखा मैंने, इसका मास बढ़ गया एंड स्टार्टेड मूविंग डाउन विद A, इट इज़ गोइंग अप विद A, ठीक है। इस केस में मुझे क्या बताना है, आई हैव टू फाइंड आउट if B is always remain with the block, that means B is always connected with the block, ठीक है, B is always connected with the block means B is also moving with the same A,
down. So we have to find out the normal reaction on C due to B. ठीक है, this normal reaction मुझे निकालना है on C. तो let's do that. What we'll do, we'll isolate C को अलग करते हैं, C पे FPD लगाते हैं, इस पे बैठते हैं क्योंकि this is non-inertial frame of reference for C. B is a non-inertial frame of reference, so we'll sit on the B पे बैठ जाते हैं. ठीक है, B पे बैठ गए. That means now I have to apply pseudo force on C. क्या ये अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर साइड में pseudo force लग जाएगी इस पे MA. ठीक है, this is my MA, C के ऊपर लग गई. Now I'll be having mg downward because with respect to me C is at rest, it is not moving, so mg will be downward. Normal reaction from the B, it is coming up, and there is a pseudo force which is coming MA. Now I equate, and I will equate as n is equal to mg minus MA. This is this force is equal to this force, so we'll be having n is equal to mg minus MA. Now A is unknown to me. We'll calculate the value of A from this constraint relation. So suppose it is moving A up, so it should come A down. So यहाँ पे जो इस पे फोर्स है, इस so नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, इसका m प्लस m माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाय दोनों का मास 2m प्लस m. So that will be the acceleration. So this is my acceleration. Acceleration कैसे निकाला, इधर की साइड में we have seen कि you can do it with the tension and you can make two equation के tension is equal to T minus mg is equal to ma, और इधर की साइड में you can make the equation T so m plus mg minus T is equal to m plus ma. That also you can do, but another way, if the strings are connected, so they both are moving with acceleration A, so we can say this is my driving force, with this it is coming down, it is going up, so this is my driving force will be this mg minus this, so this total m plus m into g, और ये ऊपर जा रहा है तो this will be minus mg. So total driving force मेरी आ गई m plus m into g minus mg divided by, that is force is equal to mass into A. total mass कितना आ रहा है मेरा 2m plus m. ठीक है, that is equal to acceleration. ये मेरी acceleration आ गई यहाँ से. And after solving this, यहाँ से इसको सॉल्व किया, mg से m कैंसिल, so my acceleration comes out to be mg by 2mm. So this acceleration I put it here. I've got the value of normal which has been asked. Find the normal reaction on C due to B. ठीक है, so this has been asked to us. We have calculated it. So that's all for today. We'll take a quick review. क्या क्या देखा हमने. So हमने पहले वी हैव सीन द सम क्वेश्चंस ऑन द कनेक्टेड बॉडीज़, जो हमारा कल पेंडिंग रह गया था ऑन द स्ट्रिंग. वी वर डूइंग द डायनेमिक मोशन विद फॉर द कनेक्टेड बॉडीज़. कनेक्टेड बॉडीज़ में हम लोगों ने देखा था सम ऑब्जेक्ट्स इज बीन कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग्स, so how the motion is being observed there. So that is what we were doing. So we have seen it here, and then second we have gone through the pseudo force. So in that we have done some questions on that. So this question is quite interesting. Just go through this question again. So here the monkey is there, same way mass as banana. So the monkey started pushing up, and we have to tell कि banana ऊपर जाएगा नीचे आएगा. और सेकंड केस में कह रहा है कि monkey is pushing up, banana is also pushing up. So इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, whether this distance is changing. तीसरे केस में कह रहा है मंकी ऊपर जाके एकदम से छोड़ दी उसने रोप, नीचे आने लगा. सो व्हाट विल हैपन टू बनाना दैट टाइम. चौथे में कह रहा है कि मंकी यहाँ से छूट के एकदम यहाँ पे बॉटम में आके, फिर जैसे इसने छोड़ा बॉटम में आके पकड़ लिया, देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन टू द बनाना. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स इट्स बीन आस्क्ड फ्रॉम अस. सो विल हैव डन दिस. This question is quite interesting also. This is because tension mostly we have seen in this direction. So here the tension is in downward direction. So because of that the normal is increasing. Just go through this question. We have done it. Second we have done this question के we have given कि एक ट्रेन है लोकोमोटिव जिस पे टेंशन 4 और 5 के बीच में is 3 times of tension between 14 and 15. So it is again a question of rope with a mass. ठीक है, so हमारे को बताना है टोटल नंबर ऑफ वैगन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ट कितने हैं. ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा क्वेश्चन के अगर इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट है ये मेरा, इसको मैं अगर F4 से पुश करूँ, सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ माय बोथ द मासेस. ठीक है, वी हैव अज्यूम के वी हैव सीन के इट इज़ हैविंग एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन एंड A1 and A1 in this direction, both and A in this direction, because this my string is inextensible, so this acceleration will be, so we have to same consider this acceleration as same. ये वाली भी A लेनी पड़ेगी, ये वाली भी है, and this also A1, this also A1, because the string is inextensible.
Okay, so this we have taken, and after taking this we have resolved the value of a. We have find out the value of a and a1, and with that this we have got the relationship between a and a1 also, and we have solved it. Okay, then we have seen कि pseudo force क्या होती है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. So pseudo force is just a mathematical trick to apply Newton's laws in a non-initial frame of reference, because non-initial frame of reference में Newton's laws apply नहीं कर सकते. न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. फर्स्ट लॉ तो इट्स ए क्वालिटेटिव लॉ. सेकंड लॉ जो मोस्टली हमारा क्वांटिटेटिव लॉ है, F इजिकल टू ma, वी कैन नॉट अप्लाई इट इन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या देखा कि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, स्टिल यू गेट अ मूव विदाउट एनी अपरेंट कॉज. ठीक है, सो दैट could not be explained by the Newton second law or the first law, but we have seen कि once we apply this pseudo force we could able to use the Newton law to do our calculation. And we've seen the examples here. Then we have seen certain questions on the basis of pseudo forces. We have seen certain questions, and यस, सो सर्टेन कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं स्यूडो फोर्सेस के ऊपर. बट स्यूडो फोर्सेस के ऊपर आगे बहुत मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास व्हेन विल डू आवर क्वेश्चन सेशन. तो उसके अंदर विल सी, अभी तो हमने बस बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं स्यूडो फोर्सेस पे, बट एट दैट टाइम विल बी हैविंग मोर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो हम लोग और स्टडी करेंगे. बट स्यूडो फोर्स जस्ट कीप एन इंट्यूटिव थिंग इन द माइंड कि वी जस्ट मेक द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस पर कंपाउंड कर देते हैं एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, that is what we are doing, right? So that's all for today. We are done with it. So next lecture से हम लोग start करेंगे constraint motion में हम लोग देखेंगे, we will see the pulley constraint देखेंगे, then wedge and block constraints देखेंगे, then we'll see pulley and wedge constraints देखेंगे, general constraint देखेंगे. तो we'll cover up the constraint, and we'll cover up the constraint through different methods. Virtual work method देखेंगे, general method देखेंगे. We'll see two other methods to solve when our virtual work method will not work. So how we'll sort out the constraint through some other method. So हम लोग next lecture में देखेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट विल बी द स्प्रिंग फोर्सेस. फिर हम थोड़ा स्प्रिंग वाले पोर्शन में जाएंगे, विल सी द स्प्रिंग फोर्सेस एंड ऑल. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट विल जंप इनटू द फ्रिक्शंस एंड ऑल. ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ कवर अप कर लिया, और मोशन देख लिया हमने, इक्विलिब्रियम देख लिया, मोशन देख लिया कनेक्टेड बॉडीज़ का, एंड वी हैव सीन द स्यूडो फोर्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में विल सी द कंस्ट्रेंट्स देखेंगे हम लोग. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स के बाद फिर विल सी द नेक्स्ट टॉपिक एज स्प्रिंग्स, राइट? So I'll meet you up in the next lecture with the constraint. So till then, bye. I'll meet you again. Okay, all right.